बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम है टी टाइम और मैं हूं आपके साथ तज़ीन उमा और उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। ज़िंदगी में काफ़ी अच्छी चीज़ें आजकल आप लोगों की हो रही होंगी, क्योंकि जब इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करता है, उसके लिए जद्दोजहद करता है, तो फिर कुदरत भी उसका साथ देती है। लेकिन जो लोग अपने हालात, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने में खुद कोई किरदार अदा नहीं करते, तो फिर कुदरत भी उनका साथ छोड़ देती है। तो अपनी ज़िंदगी को अगर बेहतर बनाना है तो उसके लिए आपको खुद कोशिश करनी होगी, ताकि फिर कहते हैं ना कि फिर ज़मीन आसमान हर ज़र्रा आपके लिए कोशिश करता है कि आप बेहतर से बेहतर ज़िंदगी अपने लिए डिज़ाइन कर सकें। लेकिन उसके लिए एक अहम बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ आज के प्रोग्राम में, और हमेशा हर पीर के दिन आपको बताती हूँ कि कानूनी मशवरे बहुत ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी के छोटे छोटे से मामले, ताकि जब कानूनी रहनुमाई हमारे पास होती है ना, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात, परेशानियाँ कम हो जाती हैं उन कानूनी मशवरों की वजह से, रहनुमाई की वजह से। तो आज इसी तरह का एक प्रोग्राम हमने आपके लिए रखा है, और उसका मौजू ये है कि बाज़ दफ़ा ये होता है ना कि हम घर किराए पे लेते हैं, और घर किराए पे लेने के बाद मालिक मकान के हाथों इतने ज़्यादा परेशान आ जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। ज़मीन खा जाए, आसमान हम पर गिर पड़े, क्या हो जाए जो इस मालिक मकान से हमारी जान छूट जाए। तो फिर उसके लिए भी हमें कानूनी रहनुमाई की ज़रूरत होती है, कानूनी मशवरे की ज़रूरत होती है कि अगर मालिक मकान परेशान कर रहा हो। और बाज़ दफ़ा सितम ज़रीफ़ी होती है कि बड़े मासूम से मालिक मकान होते हैं और उनको किराएदार ऐसे मिल जाते हैं जो ना किराया देते हैं, ना वक्त पे उनको बिजली गैस का बिल अदा करते हैं, और इतना परेशान करते हैं और घर भी खाली नहीं करते। तो फिर उस मालिक मकान को क्या करना चाहिए, यानी कि टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड रिलेशनशिप के हवाले से आज हम बात करेंगे कि उनके रिलेशनशिप जो है वो कानून की नज़र में कैसी होनी चाहिए और कानून इस हवाले से क्या कहता है। तो इसी सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हमने आज एडवोकेट हाई कोर्ट महफूज यार खान साहब को अपनी प्रोग्राम में दावत दी है, और उनसे हम रहनुमाई हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का करम हो आपका। इस हवाले से कि टेनेंट और लैंडलॉर्ड की जो आपस की एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो मुख्तलिफ सवालात जो हमारे जहन में भी हैं हम, और बहुत बेसिक सवालात हैं कि कानून क्या कहता है, हम आपसे बात करेंगे। लेकिन आपकी इजाज़त से पहले हम एक पैकेज तैयार किया है हमारे टीम ने, वो हम चलवा दें। बिल्कुल। तो फिर आइए वो पैकेज देखते हैं जिसके अंदर किराएदार और मालिक मकान के हवाले से हमारी टीम ने तैयार किया है। घर एक जन्नत है, ये मुहावरा पुराना सही, लेकिन हर एक की तमन्ना जरूर है। घर बनाना और संवारना हर एक की ख्वाहिश होती है, लेकिन अक्सर के लिए ये सिर्फ एक ख्वाब ही रहता है, और इस ख्वाब की तामीर हासिल करने के लिए बहुत से लोग तमाम उम्र जद्दोजहद में गुजार देते हैं। कुछ इसमें कामयाब हो जाते हैं और अक्सर इस ख्वाब को दिल में लिए दुनिया से गुजर जाते हैं। बढ़ती हुई महंगाई में जहां अवाम के लिए एक वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल होता जा रहा है, वहां जाती मकान बनाना तकरीबन नामुमकिन हो गया है, जिसकी वजह से मुल्क की आबादी का एक बड़ा हिस्सा किराए पर रिहाइश इख्तियार करने पर मजबूर है। अगरचे बुनियादी सहूलतें फराहम करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है, लेकिन मौजूदा हुकूमत, जिसका नारा ही रोटी, कपड़ा और मकान है, इसमें नाकाम नजर आती है। एक महदूद आमदनी में से एक बड़ा हिस्सा मकान के किराए की मद में निकाल देने से कुंबा मसाइल का शिकार हो जाता है, और बरवक्त किराया अदा न करने से मालिक मकान के साथ ताल्लुकात भी कशीदा हो जाते हैं, जबकि मालिक मकान के मसाइल अपनी जगह हैं। मालिक मकान और किराएदारों के क्या मसाइल हैं, यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। आपने पैकेज देखा और यकीनी तौर पे आपको सूरत हाल का अंदाज़ा हो गया होगा कि मालिक मकान और किराएदार के दरमियान के जो मसाइल होते हैं उनको हल करने के लिए आज हमने महफूज यार खान साहब को अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है। तो महफूज साहब ये बताइए कि सबसे पहले एक छोटी सी बात, मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोग मालिक मकान हैं तकरीबन उसके डबल ट्रिपल लोग किराएदार हैं, क्योंकि एक बिल्डिंग है, उसके फर्स्ट फ्लोर भी बनी हुई है, सेकंड भी बनी हुई है, थर्ड भी बनी हुई है, तो मालिक मकान तो एक है लेकिन 3 फ्लोर पे किराएदार हैं। तो किराए पे रहने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा नज़र आती है। समटाइम हमने ये देखा है कि होता ये कि किराए पे मकान लिया, एडवांस आपने दिया, लेकिन 1 महीने 2 महीने के बाद जो है किराया देना बंद कर दिया, और बंद करने के बाद जो है वो आपने मालिक मकान से, लाजम बात है मालिक मकान गुस्से में आया, तलखी हुई, ताल्लुकात, बातचीत भी बंद हो गई, और अब आप घर भी खाली नहीं कर रहे और किराया भी नहीं दे रहे और मुख्तलिफ तरीक़ों से परेशान भी कर रहे हैं। तो ऐसे सिलसिले में क्या कहती है कानून, क्या कहता है?
देखिए, इस सिलसिले में सिंध रेंटेड प्रीमाइसेस ऑर्डिनेंस 1979 जो है वो इस पर नाफिजुल अमल है, जिसमें हुकूमत ने दोनों फरीकैन की, मालिक मकान की और किराएदार की हदूद को मुतय्यन कर दिया है। इस ऑर्डिनेंस के तहत ना तो मालिक मकान ज्यादती कर सकता है और ना किराएदार। उसकी वजह क्या है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब भी कोई शख्स कोई प्रीमाइसिस किराए पे लेने जाए वो सबसे पहले उसका ये देखे कि इसका टाइटल किसके पास है। अच्छा। और जो मुआहदा किराएदारी करे वो मालिक से करे। अच्छा। होता ये है कि मेरे वालिद साहब का मकान है और पूरे मोहल्ले को पता है कि हमारा है, एग्रीमेंट मैं कर लेता हूँ। अच्छा। अब उस एग्रीमेंट की कानूनी हैसियत कोई भी नहीं रहती है। सही। और जब किराएदार इन पोजीशन होता है तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। अगर किराएदार डिफॉल्टर है तो इस ऑर्डिनेंस में इस बात का सेक्शन है 16(1) और 2। 16(1) में एक टेंटेटिव रेंट ऑर्डर पास करता है रेंट कंट्रोलर और कहता है कि हर महीने की 5 या 10 तारीख से पहले पहले आप किराया जमा करा दें। कोर्ट के अंदर जमा करा कोर्ट के अंदर वो किराएदार को नाजिर को। अगर जो है वो मालिक मकान किराएदार पे केस कर दे अभी उस सूरत में अभी केस की तो नौबत ही नहीं आई। इसको ही केस कहते हैं। अच्छा, इसको ही कहते हैं कि आपने किराएदार ने मालिक मकान को किराया पेश किया, किराया मालिक ने रसीद नहीं दी, ठीक, तो किराएदार की ये जिम्मेदारी है कि वो किराया उसको थ्रू चेक दे, कैश दे, रसीद जरूर ले ले और ताकि उसके पास के सबूत रहे और मालिक मकान उसको डिफॉल्ट के झमेलों में ना डाले। ठीक, कि 11 महीने का उसने किराया ले लिया, रसीद आपके पास नहीं है, उसने जब केस फाइल किया तो ये तो एक हैबिचुअल डिफॉल्टर है, 11 महीने से उसने हमारा रेंट अदा नहीं किया है और फिर वो पहले वो रेंट जमा कराए फिर अपना अगला केस लड़े। और लैंडलॉर्ड के लिए जरूरी है कि वो किसी भी किराएदार को बगैर एग्रीमेंट के अपना प्रीमाइसिस जो है उस वक्त तक पोजीशन ना दे जब तक प्रॉपर टेनेंसी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट ना हो जाए। ये एग्रीमेंट 11 महीने का होता है। अगर 11 महीने से ज्यादा का करना है तो फिर ये एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होता है सब रजिस्ट्रार कंसर्न डिवीजन में। ठीक, बल्कि मैं ये कहूं कि जैसा मैंने ये भी आपका पैकेज भी देखा कि किराएदार का और मालिक मकान का रिश्ता सास और बहू का है कि दोनों मुतमईन नहीं होते, ना बहू सास से ना सास बहू से। मालिक मकान ये चाहता है कि उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है लाखों का या करोड़ों का, अगर कोई बड़ी बिल्डिंग बना ली है तो वो चाहता है कि एक दिन में तमाम चीजें जो हैं वो उसकी हासिल हो जाए। और किराएदार ये चाहता है कि जिस किराए पर वो एक दफा रहा है वो हमेशा उतना ही किराया देता रहे, जिंदगी वही। हाँ, लेकिन इसमें इस ऑर्डिनेंस में इस बात का हक दिया गया है मालिक मकान को कि हर 3 साल के बाद 10% रेंट इंक्रीज किया जा सकता है। अच्छा, और वो एक लीगल लाइबिलिटी है। प्लस ये अगर किराया कम है तो लैंडलॉर्ड जो है फिर रेंट की दरखास्त रेंट कंट्रोलर के यहाँ दे सकता है। रेंट कंट्रोलर का जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के तहत होता है और वो शख्स अपॉइंट होता है जिसकी अहलियत सीनियर सिविल जज की होती है और वो बीइंग रेंट कंट्रोलर होता है। कंटोनमेंट एरियाज में भी यही झगड़े हैं। वहां पर जो कंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव अफसर जो है वो रेंट कलेक्टर होता है और वो अपने डिप्टी को नॉमिनेट कर देता है। लेकिन ये चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है तो हमारा हमेशा से ये एतराज रहा है कंटोनमेंट रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस में हम मुतालबा भी यही करते हैं कि यहाँ पर भी सीनियर सिविल जज लेवल का आदमी जो है वो रेंट कंट्रोलर अपॉइंट किया जाए, क्योंकि उनके 90% फैसले जो हैं कंटोनमेंट रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस के तहत वो अपीलों में जाके फिर दोबारा एक लंबा लिटिगेशन। अच्छा, एडवोकेट महफूज साहब, देखने में ये आया है अक्सर मेरे जानने वालों में भी ये काफ़ी चीज़ मैंने देखी है कि जब उन्होंने घर किराए पे लिया तो मालिक मकान ये करते हैं कि आपने कहा ना कि 10% 3 साल के बाद बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि हर साल बढ़ाएंगे। और वो कहते हैं कि जी इसके अंदर लिख भी लें आप, और अगर नहीं भी लिख रहे तब भी बढ़ाना पड़ेगा। ये एक वर्बल जो है ये जो वन साइडेड एग्रीमेंट जो है ना, जिसमें सिर्फ एक आदमी का मफाद है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने वाइड करार दिया है।
अच्छा, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेने जा रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर आप इसका एक कहते हैं ना जामे जवाब दीजिएगा ताकि लोगों को सहूलत हो सके। और आपसे ये कहेंगे कि अगर आप इस तरह के किसी मसले का शिकार हैं, क्या आप किराएदार हैं या आप मालिक मकान हैं और आपके साथ इस तरह का कोई भी मसला हो रहा है, तो उसके लिए आप जब टीवी देख रहे होंगे तो स्क्रीन पर हमारा नंबर मुस्तकिल डिस्प्ले हो रहा है, उस नंबर पर फोन कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए। और महफूज यार खान साहब एडवोकेट हाई कोर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे रहनुमाई हासिल कीजिए ताकि आपकी कहते हैं ना जान खुलासी हो जाए, छुटकारा मिले इस तरह के छोटे छोटे मसलों से। तो फिर यहां पर ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं ना जाइए। प्रोग्राम है टी टाइम। वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक में जब हम मुख्तलिफ बातें कर रहे थे तो वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कि एक अहम बात जो कि हम ब्रेक पे जाने से पहले कर रहे थे कि 10% जो बढ़ाने का है कानून हर 3 साल बाद, लेकिन हमारे यहाँ के आजकल का रुझान ये है कि जब भी आप किराए पे मकान लेने जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी 10% हम हर साल बढ़ाएंगे और इट्स ए वर्बल कमिटमेंट, और आपको अगर एक्सेप्टेबल है तो ठीक है हम करते हैं 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज हम इसको रिन्यू नहीं करेंगे। देखिए, इसमें होता ही है कि इस किस्म का अगर कोई मुआहदा हो जाता है और टेनेंट की ये मजबूरी है कि उसको जहां वो पहले रह रहा था उसने कमिट किया हुआ है कि मैं ये प्रीमाइसिस खाली कर दूंगा, मुमकिन है वो लैंडलॉर्ड अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए खाली करवा रहा हो या उसके बच्चे बड़े हो गए हों तो खाली करवा रहा हो, तो ये प्रीमाइसिस तो उसने खाली कर दिया। अब अगला जो वो एग्रीमेंट करता है उसमें वो किसी भी किस्म का उस वक्त सवाल नहीं उठाता है, वो कहता मुझे बस जगह मिल जाए। उसमें लैंडलॉर्ड साहब जो हैं वो जो चाहते हैं अपनी मर्जी से तमाम चीज़ें डाल लेते हैं, और उसमें किसी वकील का ना तो मशवरा होता है, बल्कि उसमें सबसे बड़ा मास्टरमाइंड होता है वो कंप्यूटर का ऑपरेटर, जो एक बना के ड्राफ्ट दे देता है, दोनों पार्टी साइन कर लेती हैं। ये ड्राफ्ट तो उस वक्त जब आप कोर्ट में जाएंगे तो आपने उसको अमल दरामद होना है। एडवोकेट महफूज साहब, आपकी इजाजत है तो हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनसे बात कर लें और फिर हम बातों का सिलसिला कंटिन्यू रखेंगे वक्तन फवक्तन, क्योंकि ये मजबूरी है कि हमने चूंकि दावत दे दी है तो अब उनका इस्तकबाल करना हम पर लाजिम है। नहीं, हम भी करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है हमारे साथ? जी, मैं तारिक बात कर रहा हूँ कराची से। तारिक साहब, आप खैरियत से हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप प्रोग्राम देख रहे हैं। हम वो मसाइल जो एक किराएदार और एक मालिक मकान के दरमियान डेवलप हो जाते हैं या फिर किसी भी वजह से आपस में जो है वो कोर्ट कचहरी के मामला तक चली जाती है सिचुएशन, उस हवाले से बात कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी, एक तो ये कि आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज किया है और आमतौर पर आम लोग इसके जो लीगल जो मैटर्स होते हैं उससे अवेयर नहीं होते हैं और एग्रीमेंट्स वगैरह कर लेते हैं और बाद में उनको बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरा जो कॉल करने का मकसद ये था, तो ये जस्ट मैं ये जानना चाह रहा था, ये जो आपका नया जो ऑर्डिनेंस आया है जिसके अंदर ये मालिक के मकान को ये बाउंड किया गया है कि वो क्लियरेंस ले किराएदार की पुलिस और नादरा से, तो ये मुझे वकील साहब से मालूम करना था कि ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है कि एक मालिक के लिए, मिसाल के तौर पर अगर मैं मालिक हूँ और मैं किसी को कोई अपना पोर्शन किराए पे देना चाहता हूँ और मैं जब वो उसको जो है उसके किराएदार की इन्वेस्टिगेशन में जाऊँगा तो वो मेरे लिए बड़े मसले मसाइल हैं। आपको पता है यहाँ के सिस्टम में ये जाना, या तो इसको प्रोसेस को इतना आसान किया जाए कि वो बड़ी आसानी से मैं क्लियरेंस ले लूँ। इससे पहले ये था, वो ज़्यादा बेहतर था कि जस्ट मैं इन्फॉर्म कर दूँ पुलिस मुतल्लिका पुलिस थाने के अंदर ये फलाने बंदे को मैंने अपना मकान किराए पर दिया है। सही। इसकी थोड़ी क्लियरिफिकेशन मुझे चाहिए थी। देखिए, जी, इसमें थोड़ा सा आपने मिसअंडरस्टूड किया है। चीज़ वही है कि जब कोई टेनेंसी एग्रीमेंट होगा तो वो टेनेंसी एग्रीमेंट उस मुतल्लिका थाने में उसकी कॉपी जमा होती है। अच्छा। और पुलिस जो है उसके रिकॉर्ड पर दोनों के शनाख्ती कार्ड और तमाम चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा। इस बात की तो मेरे सामने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी किस्म का क्लियरेंस सर्टिफिकेट लैंडलॉर्ड जो है वो किराएदार का ले। किराएदार का शनाख्ती कार्ड लाजमी है, पाकिस्तान का शहरी होना लाजमी है। इस बात की जो
सबूत है वो उसका शनाख्ती कार्ड होता है। नहीं महबूब साहब, आप क्या कह रहे हैं कि जब कोई शख्स किराए पर घर लेता है तो उसकी इंटीमेशन, वो तो डेफिनेटली एक एग्रीमेंट जब होता है तो वो आईडी कार्ड की जरूरत पड़ती है। जी जी, ठीक है, और साथ में एक उसकी एविडेंस की भी जरूरत पड़ती है, दो कि कोई गारंटर विटनेस विटनेस हो के जी ये हम अच्छा, विटनेस गारंटर नहीं होता है। अच्छा, विटनेस इस बात का होता है कि ये दस्तखत मेरे सामने हुए हैं, यानी कि मैं गवाह हूँ इस बात का कि इन दोनों के दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ है, और ताकि कोई आदमी जाली एग्रीमेंट पेश ना कर दे बना के। अच्छा, और पुलिस रजिस्ट्रेशन अब होने लगी है, यानी कि अच्छा पुलिस के पास कौन जाएगा इधर पार्टी, अच्छा कोई भी जाए, मालिक मकान चाहे आमतौर से अगर कोई स्टेट ब्रोकर बीच में होता है तो ये स्टेट ब्रोकर की जिम्मेदारी है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करे। अच्छा, यानी कि पुलिस को क्या इन्फॉर्म करे मालिक मकान कि साहब मैंने ये टेनेंसी एग्रीमेंट इनके साथ करवाया है और ये हम आपके रिकॉर्ड पे भेज रहे हैं। अच्छा, तो पुलिस के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद होता है जहां पर, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे मैं किसी एक एरिया में रहती हूँ, मैंने अपना घर किसी को किराए पे दिया, अब वो किसी और एरिया से पुलिस के पास तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है, जो इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे वही रिकॉर्ड होगा, और उसमें वेरिफिकेशन और शनाख्ती कार्ड की जरूरी नहीं है। लेकिन अगर लैंडलॉर्ड चाहे तो नादरा ने नादरा किसिक का एक जगह जगह बोर्ड लगा हुए हैं जो बिल वगैरह भी जमा करते हैं, आप उनके पास जाएंगे तो वेरिफिकेशन ऑफ शनाख्ती कार्ड हो जाती है 50 रुपए देने पे। अच्छा, ताकि ये पता चल जाए किसी ने कोई फोर्स शनाख्ती कार्ड तो नहीं बनाया हुआ है, हाँ, कोई फेक तो नहीं, कोई वो लैंडलॉर्ड को इतना वेरीफाई कर लेना चाहिए बस, अदरवाइज कोई वो नहीं। क्योंकि देखिए इतना बड़ा शहर है तो हर शख्स दूसरे शख्स को जानता भी नहीं है, तो जो ये मालिक मकान और किराएदार होते हैं तो ये एक तरह से एक एतमाद का सारा, देखिए एतमाद का तो यूं नहीं होता ना रिश्ता कि आपकी मेरी पहली मुलाकात हुई है जी, मैंने आपको चेक से पेमेंट कर दिया जी, आपकी प्रॉपर्टी मैंने ले ली, अब मेरे दिल में क्या था, आप अगर आपके साथ कोई ऐसी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, बाज खवातीन हैं जो बेवा हो गई हैं या बाज जिनकी विरासत में है उनके यहाँ कोई मर्द नहीं है, तो कल वो जो किराएदार है वो वहां पर हावी हो सकता है। ठीक है, उसके लिए तरीका ये है कि जो लैंडलॉर्ड जो है वो उससे जब किराया ले तो उसको रसीद दे और रसीद की काउंटर फाइल पे किराएदार के साइन कराए, और हर चीज पे ब्लैक एंड व्हाइट होने चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पे आपको उस पे जो टैक्स उसने देना वो अदा करे। लोग ये है कि टैक्स की चोरी करने के लिए अंडर हैंड डीलिंग्स कर लेते हैं और फिर परेशान होते हैं जी। दूसरा ये कि कोई लैंडलॉर्ड किसी किराएदार को बाई हुक और क्रुक नहीं निकाल सकता है जी, ना फौज की मदद से निकाल सकता है, ना पुलिस की, ना FIA CIA, कोई नहीं, किसी को इख्तियार नहीं है कि किसी टेनेंट का सामान उठा के बाहर फेंक दे। अच्छा, उसके लिए रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से खाली करें। अच्छा, अगर वो डिफॉल्टर भी हाँ, है प्रोसेस एक चलेगा, एक तो रेंट आप रेंट केस फाइल कीजिए, सही उसमें उससे उसका इजेक्शन कराइए, उसके बाद उसका पोजीशन लीजिए, रेट ऑफ पोजीशन फाइल करके, ये है प्रोसेस। ठीक है, एक कॉलर है उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई है, होपफुली कि आप दोबारा कोशिश कीजिए और उम्मीद है कि आपको कॉल मिल जाएगी और हमारी आपसे बात हो जाएगी। और ये कि बाकी तमाम लोग जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया उनके लिए ये है कि आज हम बात कर रहे हैं टेनेंट और लैंडलॉर्ड यानी कि मालिक मकान और किराएदार के दरमियान होने वाले जो मसाइल हैं उस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और हमारे साथ प्रोग्राम में है एडवोकेट हाई कोर्ट महफूज यार खान साहब, और हमारा नंबर आ रहा है मुस्तकिल आपके स्क्रीन पर, उसे आप देखिए और फ़ौरन डायल कीजिए अगर इस तरह का कोई भी मसला आपकी ज़िंदगी में है तो आप फ़ोन कीजिए और हमसे बात कीजिए। अच्छा एडवोकेट महफूज साहब, एक चीज़ जो मेरे जहन में अभी बैठे बैठे आई है वो ये आई है कि अक्सर होता यह है कि अभी हमने घर किराए पे लिया है, 11 महीने का हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 6 महीने गुजरे नहीं हैं कि मालिक मकान ने ऐसी हरकतें शुरू कर दी हैं कि जिसकी बुनियाद पर हमें वो घर खाली करना पड़ रहा है। नहीं, उसमें आप पहली चीज़ तो ये समझें, ना तो मालिक मकान ये समझे कि वो कानून से बालातर है, अच्छा, और ना किराएदार ये समझे कि मैं किराएदार नहीं हूँ, मैं मालिक बन गया हूँ। अच्छा, एक एग्रीमेंट जब 11 महीने का हो जाए और मालिक मकान बीच में कहे कि जी 6 महीने बाद जी मुझे खाली कर दें आप घर, अगर उसमें ये क्लॉज है तो आम तौर से जब हम ये एग्रीमेंट्स बनाते हैं तो ईदर साइड 30 डेज का नोटिस देती है। ठीक है, अगर लैंडलॉर्ड ने खाली कराना 30 दिन का वो नोटिस दे और उसके बाद
खाली करने की बात हो सकती है। और किराएदार ने अगर छोड़ के जाना है तो 30 दिन का नोटिस दे या 1 महीने का एडवांस किराया दे और छोड़ के चला जाए। ठीक है। लेकिन अगर मालिक मकान बददियानती पे खाली कराना चाहता है तो उसके लिए किराएदार को यह चाहिए कि सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड परमानेंट इंजंक्शन फाइल करे और कई इसकी मैलाफाइड इंटेंशंस है जस्ट टू अचीव हिज अल्टीरियर मोटिव्स, वो कोर्ट जो है स्टेटस को मेंटेन कर देगा। और फिर किराएदार को ये चाहिए क्योंकि मालिक मकान फिर उससे किराया नहीं लेगा, जब वो मालिक मकान उससे किराया लेकर रसीद ना दे तो वो पहली फुर्सत में वो किराया थ्रू मनी ऑर्डर उसके पते पे भेज दे। अच्छा, वो मनी ऑर्डर भी रिसीव नहीं करेगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा एक ब्रेक लेने जा रहे हैं, तो ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंटिन्यू। जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, और कहीं ना चाहिए प्रोग्राम में टी टाइम। वेलकम बैक टू द शो। और सबसे पहले हम आपको कुछ व्यूज उन लोगों के सुनवाएंगे जो कि मालिक मकान या किराएदार की हैसियत से जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं, और उसके बाद फिर बातों का सिलसिला हम एडवोकेट महफूज साहब के साथ शुरू करेंगे। हर महीने किराए के लिए आ जाते हैं और हमारे पास इनकम नहीं है जो हम पूरा कर सके महंगाई की वजह से। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि जिस तरह के मुझे मिलते हैं किराएदार, अल्लाह करे सबको भी उसी हिसाब से मिले जिससे कि दोनों में अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे। मकान मालिक फिर फ्यूचर में भी किराएदार को किराया दे। मालिक मकान इल्ज़ाम लगाते हैं कभी के नल का तोड़ दिया, कभी पाइपलाइन तोड़ दी, ये सुई गैस वगैरह का ये सिलसिला, ये सारा सिलसिला चलता रहता है। किराएदार जो हैं वो कोई अपनी शौक़ से रेंट के मकान पे नहीं रहता है, मजबूरी इंसान को ले आती है। लेकिन मालिक मकानों से यही रिक्वेस्ट है कि जो उनके किराएदार हैं उनसे बिहेव कम से कम तो अच्छा रखें। आज नहीं कल उनकी भी अपने छत हो जाएंगे, वो भी अपने घर में सेटल हो जाएंगे। जो किराएदार छोड़ के जाता है तो सबसे पहले अपने ड्यूज जब तक क्लियर नहीं करता हम सामान नहीं जाने देते उसका, और ड्यूज क्लियर करता उसके बाद सामान लेके जाता है। मालिक के मकान से कोई शिकायत नहीं है। यूनियन की तरफ से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, यूनियन बढ़ा देते हैं, देन यूनियन फिर उसके बाद जो है ना पानी नहीं देते, लिफ्ट का मसला होता है, लाइट का मसला, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। आपने वो शिकवे शिकायत सुने, वो सारी मसाइल और परेशानियों को सुना जो कि इस वक्त मालिक मकान और किराएदार एक दूसरे से कर रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम नवीद है, मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। जी नवीद साहब, आप खैरियत से? अल्लाह के रहमत से। अच्छा जी, बताइए क्या क्या जानना चाहते हैं? एडवोकेट महफूज साहब हमारे साथ हैं। जी, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने एक शॉप जो है वो रेंट पर ली। अच्छा, वो इसका ऑनर एक बैंक है। एक बैंक है? जी, उसका एक बैंक ऑनर है। अच्छा, तो उन्होंने मैं उनको पिछले 25 साल से बाकायदगी से रेंट देता आ रहा हूँ। ठीक है। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि अब जिस शॉप में मैं उनका किराएदार हूँ वो सेंट्रली लोकेटेड प्लेस पर आ गई है, तो मैं उसका रेंट 100% उनको एक्सटेंड कर दूं, बढ़ा दूं 100% किराया। अच्छा, तो मैंने उनसे दरखास्त की कि उनका एग्रीमेंट मेरे साथ ये होता है कि 3 साल बाद मैंने उनको 25% बढ़ाना है। अच्छा, तो वो उन्होंने मुझ पर वो रेंट कंट्रोलर में उन्होंने केस कर दिया है मुझ पर कि भी मैं उनकी वो शॉप खाली कर दूं। अच्छा, तो वो मुझसे किराया भी बाकायदगी से ले रहे हैं, वही वाला वो मेरा एग्रीमेंट आगे रिन्यू नहीं कर रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। देखिए, आप ये प्रॉपर्टी आपकी सूबे पंजाब में वाक़ है? जी, पंजाब में वाक़ है। तो वहां पर पंजाब का जो है रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस है और उसकी भी तकरीबन शक़ें उसी तरीके की हैं जैसी सिंध में है। तो आप जो ये जो किराया दे रहे हैं इसको आप अपने रेंट कंट्रोलर के यहाँ अगर वो बढ़ाने का किराया आपसे ज़बरदस्ती ले रहे हैं तो जिस एग्जिस्टिंग रेंट को आप इस वक्त अवेल कर रहे हैं वो आप कोर्ट में जमा कराना शुरू कर दें। वो मुझसे डायरेक्ट ले भी रहे हैं रेंट मुझसे, अब वो खुद ही ले रहे हैं। हाँ, वो तो यूं ले रहा है ना कि बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कन्नी मार नहीं सकते, लेकिन वो आप पाबंद नहीं है 100% बढ़ाने के। उसके लिए आप फेयर रेंट की एप्लीकेशन दे दें ताकि रेंट कंट्रोलर जो है वो आपके किराए में कमी या ज्यादती कर सकता है इलाके की पोजीशन देखकर। मतलब जिस मार्केट में मैंने उनसे शॉप ली हुई है उसी मार्केट में और लोगों ने शॉप ली हुई है, मेरा डिफरेंट रेंट है, सेकंड का डिफरेंट रेंट है, थर्ड का डिफरेंट रेंट है। वो रेंट कंट्रोलर के जब आप ये तमाम एविडेंसेस पेश करेंगे तो फेयर रेंट की जो आपकी एप्लीकेशन होगी उस पर ऑर्डर पास हो जाएगा। मुझे सेक्शन याद नहीं है क्योंकि
पंजाब में मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, वरना मैं आपको पूरी तरीके से बता देता। यकीनन आपने फरमाया कि यहाँ पर 3 साल में 10% आपके यहाँ सिंध में, अब पंजाब का नहीं पता मुझे, क्योंकि आप कह रहे हैं 25%, तो ये 25% 3 साल बाद वो मुझे एग्रीमेंट करते आ रहे उस पर मुझे यकीन नहीं आ रहा है, क्योंकि रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस आप देखें, उसके लिए तरीका ये है, वेबसाइट पे चले जाइए और पंजाब रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस खोलिए और उसमें देख लिए फेयर रेंट और ये क्या कंडीशंस हैं। और सिंध का तो मैं कंप्यूटर से निकाल कर लाया हूं, तो इसका 5 तमाम सूबों के जो ऑर्डिनेंसेस जो हैं वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अगर आप अंग्रेजी से आशना है या आपका कोई बच्चा, तो आप उससे कहिए कि ये फीड करें गूगल पर और वो आपको प्रॉपर रेमेडी मिल जाएगी बगैर किसी वकील के मशवरे से। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नवेद साहब, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन द शो। और फिर बात का सिलसिला में वहीं से ताना वाना जोड़ती हूँ। मैं जो आपने जो 2 लैंडलॉर्ड और किराएदार के जो मकालमे दिखाए जी, उसमें पहले साहब ने ये कहा कि अब हमारे पास वसाइल नहीं है। बिल्कुल, देखिए वसाइल नहीं है तो इसका जिम्मेदार लैंडलॉर्ड नहीं है, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। आप तो उसका किराया आपने अदा करना है। अगर आप वो किराया अदा नहीं कर सकते हैं तो आप किसी ऐसी जगह चले जाइए जो आपके दायरे इख्तियार में हो जितना किराया देने का। बिल्कुल, लैंडलॉर्ड का कोई कसूर नहीं है, उसने जो पैसे लगाकर प्रॉपर्टी खड़ी की है। और मैं आपसे बताऊं, इस शहर में जो कच्ची आबादियां हैं उसमें 80% लोग जो हैं वो छोटे छोटे कमरों के 2-2 हजार रुपए किराया दे रहे हैं। बिल्कुल, और एक ही घर के अंदर एक ही घर के अंदर 8 फैमिलीज रह रही हैं और उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, कोई एग्रीमेंट। अच्छा, फिर उनकी कोई मुस्तकिल इनकम भी नहीं है। बिल्कुल, वो ज्यादातर वो लोग घरों में काम करते हैं जाके। उनकी जो खवातीन है वो घरों में जाके और दीगर निजी काम करती हैं, तो उनको तनख्वाह क्या मिलती है, वही 5 से 4 हजार के दरमियान। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर हैं और वो बहुत देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब है हमारे साथ? इरफान बोल रहा हूँ लाहौर से। मैंने जरा ये वकील साहब बैठे हुए हैं, इनसे कोई प्रॉपर्टी के मुतालिक कोई सवाल करना था। जी जरूर इरफान साहब कीजिए, वो सुन रहे हैं। जी, सवाल ये करना था मैंने कि हमारी एक अजीजा है, उसका 3 मंजिले का घर है, 3 मंजिला सॉरी घर है उसका। अच्छा, तो उसकी जो है खावन उसका फौत हो गया है, इंतकाल हो गया है। अच्छा, तो अब उसके 2-3 बच्चे हैं, तो उस खावन की दूसरी बीवी भी है जो कि किसी और घर में रह रही है। उसका अपना जाती उसने खरीद के दिया था उसको घर वहां पे। अच्छा, ठीक है। अब उसके भाई वगैरह अजीज वगैरह उससे वो मकान भी छीनना चाह रहे हैं, जबकि उसके वो खावन की प्रॉपर्टी थी उसी के नाम थी, अब जिसकी डेथ हो गई है। अच्छा, ठीक है। बच्चे उसके छोटे हैं, 3 बच्चे हैं। जो सबसे बड़ा बच्चा है गालिबन वो भी 8-9 साल का है। तो अब सवाल ये है कि वो किस तरह जो है ना आधा घर जो उन्होंने रेंट पे चढ़ाया हुआ है, आधे पे एक साइड पे उस बेवा को जगह दी कि जहाँ पे तुम रहो चुप करके, तो वो कैसे वो घर उसके नाम पर होगा? जब वकील साहब काइंडली ये फरमा दें। देखिए, इसमें जो है आपने फरमाया कि उनकी एक और भी बेगम है। जी, एक और भी है। तो प्रॉपर्टी चूंकि शोहर की थी और उसके वर्षा जो है दोनों बेगमात और उनके बच्चे जी वो होंगे और अकॉर्डिंग टू मोहम्मदन लॉ होंगे। जी। बेवा का 1/8 हिस्सा यानी कि रुपए में 2 आने हैं, बेटा का 4 आने हैं और बेटी का 2 आने हैं। अब वो जितने 2 बेगमात हैं उनका उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जितने बच्चे हैं उनका उस तरीके से होगा। लेकिन अगर इत्तेफाक से उनकी कोई औलादे नरीना नहीं है तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो उनके चचाओं में और दीगर ददियाली सर दोनों में है। बस फिर सही है। हाँ। मैंने ये जो और अहबाब जो सुन रहे हैं उनके बारे में ये बात कह दी है, चूंकि आपके यहाँ तो बेटा है, कोई मसला नहीं होगा। मैं आपकी कथा कलामी माफ आपकी बात काट रहा हूँ। अगर वो औरत अभी निकाह की सूरत में किसी से निकाह कर लेती है, वो उसका राइट महफूज है, राइट है ना, कर सकती है, तो वो प्रॉपर्टी उसके बच्चों के नाम पर ही होगी? नहीं, बच्चों का नहीं, पहले जब सक्सेशन बनेगा तो वो सबके नाम पे म्यूटेशन होगा। अच्छा, और एज पर देयर शेयर अकॉर्डिंग टू मोहम्मदन लॉ वो अपना शेयर बेच सकती है, अपना शेयर ट्रांसफर कर सकती है या उसी घर में रह सकती है। यानी कि दोनों बेवा शादी दोबारा शादी करना कोई जुर्म नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। बच्चे छोटे छोटे हैं उसके। जी। नहीं, दोनों बेवाओं और उनके दोनों के बच्चों के नाम एक बनेगी, है ना? जी तमाम। हाँ, एक वो बने और फिर उस हिसाब से फिर डिवीजन जो कानून कहता है उस हिसाब से डिवीजन कर दी जाएगी वो उस प्रॉपर्टी की। तो इसके लिए आप किसी माहिर कानूनदान से राब्ता कीजिए। जी। आप अगर वहाँ कोई जरूरत पेश आए तो वहाँ हमारे एक दोस्त हैं
जो सुप्रीम कोर्ट बार के जनरल सेक्रेटरी हैं असलम जार साहब। हाँ, वो हाई कोर्ट के करीब ही उनका है चैम्बर। आप चले जाइए, मैं इसी मीडिया पे कह रहा हूँ कि वो आपको मुफ्त मशवरा देंगे इस सिलसिले में। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू फॉर सर। चलें इरफान साहब, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन द शो। अच्छा, हम फिर वापस वहीं पर आ जाते हैं। एक तो सबसे पहले जो ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात थी वो बिल्कुल आधी रह गई। आपने कहा कि लैंडलॉर्ड जो है वो किराया ले भी रहा है और उधर अपने किराएदार को कह रहे हैं कि आप घर भी खाली कर दें और कोर्ट भी नहीं जाने दे रहा। नहीं, कोर्ट क्यों नहीं जाने दे रहा है? हाँ। ये तो राइट है टेनेंट का, जब चाहे कोर्ट चला जाए। जी, लेकिन अगर किराएदार कोर्ट में चला गया है उसके बावजूद अच्छा, और जो अभी आपने ये थोड़ी देर पहले कहा था कि मालिक मकान जो है वो किराया वसूल नहीं कर रहा जी, तो वो मनी ऑर्डर करे और मनी ऑर्डर भी वसूल नहीं किया, जब वापस आ जाए तो रेंट कंट्रोलर के जमा करा दे। ठीक है। अच्छा, मैं इस वक्त एक एडवांटेज लेते हुए जी अभी जो एयर का हादसा हुआ है जी जिसमें 127 लोग जो हैं वो अपनी जिंदगियों से महरूम हो गए हैं। जी। मैं उन खानदानों के लिए एक पैगाम देना चाहता हूं कि अभी उनको सबके सक्सेशन सर्टिफिकेट्स और दीगर कानूनी फॉर्मेलिटीज पूरी करना पड़ेंगी। हर फर्द का इंश्योरेंस है, उनको कम से कम 50 लाख रुपए फी कस का इंश्योरेंस मिलना चाहिए। इस सिलसिले में अगर आपको किसी किस्म की मुफ्त कानूनी इमदाद चाहिए तो हमने एक 25 वकला पे मुश्तमिल पैनल बनाया हुआ है जो दिफाए पाकिस्तान काउंसिल की लीगल कमेटी का है, जिसका मैं चेयरमैन भी हूं। तो आप वक्त टीवी के राब्ते से या डायरेक्ट मुझसे नंबर लेके यहां से आप राब्ता कर सकते हैं, हम उनकी मुफ्त कानूनी इमदाद करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस सिलसिले में मजीद गुफ्तगू को बढ़ाएंगे। कहीं ना जाइए, प्रोग्राम है टी टाइम और मैं हूं आपके साथ तज़ीन हुमा। वेलकम बैक टू द शो। और अब प्रोग्राम के आखिरी लम्हात चल रहे हैं तो एडवोकेट महफूज साहब, मैं जल्दी से एक अहम सवाल जो कि बहुत ज़्यादा बार बार कहा जा रहा है कि मैं पूछूं, रेंट कंट्रोलर, कोई मालिक मकान है वो जाता है रेंट कंट्रोलर के पास, वो किराएदार को एक रेंट कर देता है, जी असाइन कीजिए इतना, आपने महीने की 5 तारीख 10 तारीख व्हाटसोएवर द तारीख इज, और या फिर द अमाउंट इज, तो वो अमाउंट बता देता है कि इस तारीख को इतना अमाउंट आपने पे करना है बाय ऑल मीन्स। तो किराएदार किस हद तक पाबंद है उस रेंट कंट्रोलर की? हम किराएदार को ये कहते हैं कि अगर रेंट कंट्रोलर ने कहा है सही या गलत कि इतने अमाउंट आपने हर महीने देना है, चूंकि अगर डिस्प्यूट है, वो कह रहा है 10,000 रेंट है, आप करें 5, अगर उसने 10,000 का ऑर्डर पास कर दिया है तो आप वो 10,000 उस तारीख पर जमा कराकर अपना केस लड़ें। और मैं तो किराएदारों से ही कहता हूं कि अगर घर में मैयत हो और रेंट जमा कराने की आखिरी तारीख हो तो पहले जाके रेंट जमा कराए, उसके बाद मैयत को दफनाए। इसलिए कि अगर रेंट के एक दिन का भी डिफॉल्ट हो गया तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट तक कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। अच्छा। और अगर उसका डिफॉल्ट नहीं है तो लैंडलॉर्ड को सुप्रीम कोर्ट तक कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ये तो आपने बड़ी बेहतरीन बात बता दी कि यानी कि रेंट कंट्रोलर जो है उसकी अथॉरिटी को मानना लाजमी है, क्योंकि अगर नहीं माना तो उसके बाद ये 16(1) में वो रेंट ऑर्डर पास करता है, 16(2) में मुखालिफ वकील दरखास्त देता है और उसका डिफेंस स्टक ऑफ हो जाता है, फिर वो कुछ कोर्ट में नहीं पेश कर सकता क्योंकि वो डिफॉल्टर है। अच्छा। रेंट के जमा कराने में उसका डिफेंस स्टक ऑफ हो जाता है और इजेक्टमेंट का ऑर्डर पास हो जाता है। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? प्यारी बहन, मैं निकाश भट्ट बोल रहा हूँ पिंडी से ना। जी भाई बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मैंने इनसे पूछना था कि मेरी अभी एज है ना 22 साल, तो पहले मेरे 2006 में ना मेरे चचा ने एक हमारी जगह 5 शॉप्स पर नहीं है उस पे, तो एक बंदे को रेंट पे दी थी ऐसा एज अ भाई के तौर पे ना। अच्छा। मेरे फादर की डेथ हो चुकी है। अच्छा। तो वो अभी मतलब उसके 5 साल बकौल उसके कि वो कह रहा था कि 5 साल का उन्होंने मुझे कहा कि तुम यहाँ पे रहो, तुम्हारी हमारी जो जगह है तुमसे कोई नहीं लेगा ना, तुम एज मतलब बिजनेस करो अपना। तो ये क्या जबानी हुआ था सारा कुछ? हाँ जी। अच्छा। जबानी हमने तो दे दी एज अ जस्ट रेंट लिया साथ उनसे, तो मतलब किराया आता है और कोई हमने सिक्योरिटी वगैरह कुछ भी नहीं लिया। ठीक ठीक। तो वो अभी हम उसके 2 साल हो गए, हम उसे कह रहे हैं कि खाली कार जो भाई खाली कार जो हमें जरूरत है अपनी। अभी मेरे हम 3 भाई और मैं सबसे छोटा हूँ ना, मेरा बड़ा भाई जो उनसे ना वो जरा
मतलब कि उसके साथ उसने काफी बदतमीजी की, और मेरी वालदा जो उनसी हैं वो ये चाहती नहीं है कि हम उससे लड़ाई करें या मतलब हम मतलब कि छोटे भाई आप ये कीजिए, ये जबानी जमा खर्च को छोड़ दीजिए जी, उनके खिलाफ आप इजेक्टमेंट का केस जाके प्रॉपर रेंट कंट्रोलर के यहाँ फाइल कीजिए। हाँ जी, और अगर आपको वहां कोई वकील चाहिए होगा तो उसका भी हम बंदोबस्त कर देंगे, वरना आप लाल हवेली जाकर वहां से आपको हम वकील का कोई बंदोबस्त कर देंगे, अगर आपके इतने वसाइल नहीं है तो। अच्छा नहीं भाई, पता है क्या, मैं आपको कहता हूँ कि वो वकील ना, अभी एक वकील के थ्रू हमने नोटिस भेजा उसे, तो अभी नोटिस का जवाब उन्होंने क्या दिया या नहीं दिया? वो अभी तक मैं उस दिन ना मैं गया तो वो कहता है कि ठीक है आपने नोटिस भेजा तो मैं देखता हूँ, मतलब कि जो होगा। आप रेंट केस फाइल कर दें इजेक्टमेंट का। हाँ जी, उसका केस फाइल कर दें, नोटिस वगैरह को छोड़ दीजिए। नोटिस एक मैंडेटरी, ये गलती हुई हमारे पास। मेरी आप तो कह रहे हैं कि तुमने नोटिस भेजा यार, अभी नोटिस कोई मैंडेटरी नहीं था, रेंट में भेज दिया आपने, बहुत अच्छा किया है। सही, आप जाके डायरेक्ट 2 लाइन की रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस की दरखास्त बनेगी, इजेक्टमेंट की, पर्सनल रिक्वायरमेंट या जो भी आपके मसाइल हैं वो उसमें डालकर केस फाइल कर दीजिए, उसका फैसला हो जाएगा। अच्छा ये कैसे होगा सारा, मतलब किसको हम अभी कोई वकील लॉयर ही करेगा ना, जिस वकील से आपने ये सारा करवाया है, नोटिस भिजवाया है, उन्हीं से कहिए कि जैसे कि एडवोकेट आप बता रहे हैं वो केस फाइल जो करने का इजेक्टमेंट एप्लीकेशन फाइल कर दे कंसर्न रेंट कंट्रोलर के यहाँ। और इजेक्टमेंट एप्लीकेशन ये वर्ड याद रखिएगा ताकि आप उनको बता सकें, और उसके लिए अगर फिर भी आप कुछ भूल जाते हैं ना तो कल दोपहर 12 से 1 के दरमियान हमारा प्रोग्राम रिपीट होगा, तो उसमें आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आप YouTube पे भी जाकर हमारा प्रोग्राम, आज का जो प्रोग्राम है वो कल परसों डाउनलोड हो चुका होगा, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये बात तो इन्होंने बड़ी जबरदस्त, जी नहीं बहुत अच्छा है। असल में होता क्या है, अगर वालिद का इंतकाल हो जाता है, ज़बानी भी एग्रीमेंट हो, वर्बल एग्रीमेंट की बड़ी अहमियत है, लेकिन वो रेंट तो दे जो वर्बल तय हुआ है, वरना लैंडलॉर्ड ये अपना लैंडलॉर्ड ये कहे कि मुझे इतना रेंट चाहिए, सही, और उसकी दरखास्त दे। लेकिन 5 साल से जब वो वर्बल एक एग्रीमेंट पे काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो क्या ये अब मुमकिन है कि ये ब्लैक एंड व्हाइट यानी कि पेपर के थ्रू एग्रीमेंट? 3 साल का तो रेंट रिकवर किया जा सकता है, ठीक है, उसके बाद का नहीं। अब पता नहीं इनके क्या हालात हैं, कुछ इन्होंने पैसे दिए हैं कि नहीं दिए हैं। एक्चुअल तो वो एग्रीमेंट ही वो गलत कह रहे हैं, वर्बल भी, कि वो 5 साल के लिए। ज़बानी कलामी तो कोई चीज ही नहीं होती ना, यहाँ तो जिंदगियों का कोई भरोसा ही कोई नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, और आपकी इतनी अहम मालूमात से मैं समझती हूँ कि हमारे बहुत से ना सिर्फ पंजाब बल्कि सिंध से ज्यादा पंजाब के लोगों ने इस्तेफादा हासिल किया है। मुझे अफसोस है कि मैं पंजाब रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस लिया था, तो उनको प्रॉपर सेक्शन कोट कर दिया। कोई ऐसा मसला नहीं है, हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला, हमारे प्रोग्राम के थ्रू हम एक दफा फिर आपको दावत देंगे, और पंजाब के हवाले से फिर हम बात करेंगे कि वहाँ पर क्या कानूनी दाव पेच क्या चल रहे हैं वहाँ पर। नहीं, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ जी कि आपने मुझे आज यहाँ बुलाया। मैं तो वैसे ही एक फिलैंथ्रोपिस्ट हूँ जी, और सियासत वगैरह भी करता हूँ। अच्छा, तो मैं अवामी मुस्लिम लीग का सिंध का सदर हूँ, शेख रशीद की जमात का। अच्छा, तो मेरे लिए तो ये बाइस सद इफ्तिखार है कि आज आपने यहाँ मुझे बुलाया, और लोगों को आपने इस किस्म की बेसिक नॉलेज फराहम की, जो माशरे में जो पिसे हुए जो लोग हैं, जिनको कोई दादरसी नहीं करता है, उसकी दादरसी के लिए हम हर मुकाम पे खड़े हुए हैं। बस अल्लाह ताला आपको बहुत जिंदगी दे, इज्जत दे, शोहरत दे, और जो कुछ आप चाहते हैं जिंदगी में सब कुछ आपको मिले। हमारी दुआएं आपके साथ हैं महफूज साहब, और आपसे हम इजाजत चाहेंगे, और इस दुआ के साथ कि इंशाअल्लाह ताला जिंदगी बखैर, तो अल्लाह ताला आपको बहुत सेहत दे, और आप फिर अगली दफा प्रोग्राम में तशरीफ लाएं, और आप जो है इसी तरह से लोगों को फायदा पहुंचाएं, और अल्लाह ताला इसका अजर जरूर आपको देगा। तो थैंक यू सो मच, दिल की गहराइयों से आपके बहुत नेक तमन्नाएं और दुआएं, थैंक यू सो मच। और आपसे यही कहेंगे कि अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह निगहबान।